एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं हिमोज लॉ। आईपीसी की प्लेलिस्ट की ये हमारी 5th वीडियो पनिशमेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने समझा था स्टेजेस ऑफ क्राइम, इस क्लास में हम समझेंगे पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट की वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करी है। फर्स्ट पार्ट दैट इज ये वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट, दैट इज पनिशमेंट होनी क्यों चाहिए, पनिशमेंट का पर्पस क्या है, पनिशमेंट करती क्या है। एंड सेकंड टाइप्स, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो कि आईपीसी में प्रोवाइडेड है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे दैट इज हमारी नेक्स्ट वीडियो में पनिशमेंट की थ्योरीज क्या क्या, दैट इज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, मल्टीपल अप्रोच थ्योरी एक्सेट्रा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी लॉ को बनाने की ये तीन मेन पर्पस होते हैं। फर्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड मेंटेनिंग ऑर्डर और थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना। हर लॉ का ये काम होता है कि वो एक स्टैंडर्ड यानी एक सेट ऑफ रूल एस्टैब्लिश कर देता है जो सभी लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। लॉ का सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्डर मेंटेन करना एंड दैट इज अचीव्ड थ्रू सैंक्शन, दैट इज योर पनिशमेंट। अब मान लीजिए कि पनिशमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहा जाता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रेड लाइट हो तो रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट हो तभी चलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई पनिशमेंट का कंसेप्ट ही ना हो, मुझे कहा गया कि रेड लाइट पर रुको, ओके ग्रीन, लेकिन अगर मैं नहीं रुकी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पनिशमेंट तो है ही नहीं। तो सोचो कोई रुकेगा ही क्यों? अगर मैं रेड लाइट मैंने मान लीजिए जंप भी कर दी, मुझ पर कोई फाइन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, मैं क्यों ही रुकूंगी? मुझे भी जल्दी है, सामने वाले को जल्दी है, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। तो सोचो कितना ट्रैफिक हो जाएगा और कितना क्योटिक हो जाएगा, ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें पनिशमेंट का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। लास्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। किसी का अगर ग्रीन लाइट पर उसका जाने का राइट है तो वो जो रेड लाइट वाला है वो क्यों रुका रहेगा? क्योंकि उसे पता है अगर वो क्रॉस करेगा तो सामने पुलिस ऑफिसर है, मुझे फाइन की टिकट दे देगा, इसलिए मैं रुकी रहूंगी। इसीलिए पनिशमेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पनिशमेंट देने के पीछे ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, deterring the potential offender और second, preventing the actual offenders from committing the crime second time। अब deterring का हिंदी मतलब होता है निरोधक। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पिक पॉकेटर है और सामने से उसको एक लेडी आती हुई दिखती है, उनका अच्छे से एक बैग है, उसे दिख रहा है कि वो ऐसे वो चाकू मारेगा और माल निकाल लेगा। वो वहां जाने ही वाला था, लेकिन उसको एक पुलिस ऑफिसर दिख गया और वो दिखते ही उसे वहीं से यूटर्न मार लिया। तो अब इस केस में क्या हुआ? उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस ने ही उस पोटेंशियल ऑफेंडर को डेटर कर दिया। अब पोटेंशियल ऑफेंडर का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ऑफेंडर एक्चुअल ऑफेंडर से डिफरेंट होते हैं। इन लोगों ने ना तो अभी क्राइम कमिट करा होता है, ना ही अटेम्प्ट करा होता है। वो पिक पॉकेटर उस लेडी के बैग के पास भी नहीं गया था, लेकिन उसमें पूरी पोटेंशियल थी, उसकी सोच भी थी और वो क्राइम कर देता अगर पुलिस ऑफिसर सामने से ना आता। ठीक है, इसलिए उसे पोटेंशियल ऑफेंडर कहेंगे। तो लॉ बनाने का यही पर्पस होता है कि पनिशमेंट ऐसी स्ट्रांग हो कि जिसके मन में, जिसके दिमाग में ऐसे कुछ गलत काम करने के ख्याल नहीं आए, वो पोटेंशियल ऑफेंडर में ही रुक जाए, वो एक्चुअली में ऑफेंस कमिट ही ना कर पाए। लॉ इतना स्ट्रांग हो कि वो वहीं पर ही उसको डेटर कर दे। अब जो सेकंड पर्पस होता है वो होता है प्रिवेंटिंग एक्चुअल ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम सेकंड टाइम। यानी जो एक्चुअल ऑफेंडर होता है, मतलब जिसने एक्चुअली वो ऑफेंस कमिट कर दिया होता है, उसको दोबारा वो बंदा वो क्राइम कमिट ना करे, इसलिए उसको पनिशमेंट दी जाती है। और पनिशमेंट का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि उनको पनिशमेंट देके एक बेटर पर्सन में रिफॉर्म करके सोसाइटी में वापस भेजा जाए। इसीलिए आजकल की पनिशमेंट और पुराने टाइम की पनिशमेंट में बहुत फर्क होता है। पुराने टाइम में किसी ने चोरी भी की, उसके हाथ काट दिए जाते थे कि बंदा वो दोबारा कभी पनिश न कर पाए, फांसी पे लटका देना, पूरी से बुरी सजा दी जाती थी। लेकिन आजकल की पनिशमेंट का ये पर्पस होता है कि उस पर्सन को गिल्टी तो फील कराया जाए कि उसने जो करा वो गलत था, वो उस पर रिफ्लेक्ट कर सके। और जो मेन पर्पस ये होता है कि उस पर्सन को रिफ्लेक्ट करने के बाद सुधार के दोबारा से सोसाइटी में भेजा जाए, ना कि उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। आईपीसी के सेक्शन 53 में ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट होती है जो कि एक ऑफेंडर को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम। फर्स्ट आता है डेथ, सेकंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड योर इम्प्रिजनमेंट, फोर्थ फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइनली फाइन। अब फर्स्ट
आता है डेथ या कैपिटल पनिशमेंट। इसको हम जुडिशियल किलिंग भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से डेथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि पनिशमेंट का मेन पर्पस ये नहीं होता कि बंदे को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। पनिशमेंट का पर्पस ये होता है कि उस पर्सन को दोबारा से चांस दिया जाए। पनिशमेंट का पर्पस ये है कि जो ऑफेंडर है वो अपनी गलती रियलाइज करे, कि जब तक उसका पनिशमेंट का पीरियड है ही शुड रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट ही डिड रॉन्ग। उसके बाद उसको एक रिफॉर्म करके एक नया पर्सन बना के सोसाइटी में फिर दोबारा से भेजा जाए। इसीलिए डेथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है। इन एनी केस अगर डेथ पनिशमेंट अवॉर्ड करी भी है तो कोर्ट्स आर लायबल अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी कि उन्हें ये स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे दैट व्हाई द कोर्ट केम टू सच अ कंक्लूजन। अब डेथ पनिशमेंट देने के दो मेन रीजंस होते हैं, फर्स्ट मर्डर और सेकंड ट्रीसन। ट्रीसन को राजद्रोह भी कहा जाता है। अब मर्डर के कौन से केसेस होते हैं? फर्स्ट मर्डर, सेकंड अगर आपने डकैती कमिट करी हो विद द मर्डर, थर्ड आता है अगर आपने फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करे हो। अब फॉल्स एविडेंस कैसे? मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एविडेंस प्रेजेंट करा जिससे इनोसेंट पर्सन की जान चली गई, जिससे ये प्रूव हो गया कि इस इनोसेंट पर्सन ने कुछ ऐसा करा जो उसने कभी कमिट ही नहीं करा था, और उसकी वजह से उस बेचारे को डेथ पनिशमेंट अवार्ड दे दी गई। तो क्योंकि मेरे फॉल्स एविडेंस देने की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई, तो इसीलिए मेरे को भी डेथ पनिशमेंट अवार्ड की जाएगी। नेक्स्ट आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ माइनर या फिर एक इंसेन पर्सन। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि यार देख अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के चली गई ना, वो छोटे छोटे बच्चे भी तो आजकल होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो तू मर ही जाए यार। या एक जो पर्सन ऑलरेडी इंसेन है उसको मैं सुसाइड करने के लिए अबेट करूं, इन केसेस में मुझे डेथ अवार्ड होगी। या फिर अगर एक लाइफ कन्विक्ट है यानी ऑलरेडी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है उस कन्विक्ट को, फिर भी वो मर्डर का अटेम्प्ट करता है, उस केस में भी उसको डेथ अवार्ड दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है ट्रीसन। ट्रीसन मतलब राजद्रोह, अपने देश के साथ ही विद्रोह करना। इसके एग्जाम्पल होते हैं वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ देना, या फिर अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसको कहते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट, मतलब जब तक कन्विक्ट जिंदा है तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट में ही रहना होगा। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। इस टर्म का मतलब मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उम्र कैद तो है 14 साल के बाद छूट ही जाएगा। अब कहने को उम्र कैद है, लेकिन वो 14 साल के बाद कैसे छूट सकता है? वो इस सेक्शन की वजह से, सेक्शन 433 एंड 433A ऑफ सीआरपीसी की वजह से आप एप्लीकेशन ऑफ कम्यूट फाइल कर सकते हो, जिससे जो आप अप्लाई गवर्नमेंट को करते हो और थ्रू द कोर्ट करते हो। गवर्नमेंट जब अप्रूवल देती है तो उस पर्सन को छोड़ दिया जाता है। ये जो कम्यूट की एप्लीकेशन है ये आप फाइल करने के लिए एलिजिबल 14 साल की इम्प्रिजनमेंट के बाद होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कई बार कि उम्र कैद की है 14 साल के बाद छूट ही जाएगा, वो इस एप्लीकेशन की वजह से होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल और दूसरी रिगरस। रिगरस मतलब जिसमें आपसे हार्ड लेबर यानी आपसे मेहनत करवाई जाती है, खेती बाड़ी होगी, फर्नीचर बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें आपसे काम मजदूरी ली जाती है। दूसरी टाइप की होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें आपको यू जस्ट मेयरली हैव टू स्टे और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट आता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पनसेशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है? टेकिंग अवे एंड सेलिंग इट। आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाती है और उसे बेच दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ डिफॉल्ट और एन एक्ट फोरबिडन बाय लॉ। अगर आपने कोई पेमेंट में डिफॉल्ट करा है, आप पे कोर्ट ने फाइन इम्पोज करा था लेकिन आपने नहीं किया, आपने कोई डिफॉल्ट कमिट करा है या फिर कोई ऐसा एक्ट कमिट करा है दैट इज फोरबिडन बाय लॉ। अब लास्ट आता है फाइन। जैसे पहले हमने पढ़ा था फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज आपसे प्रॉपर्टी ले ली जाती है। इसमें फोरफीचर ऑफ मनी होता है, आपसे मनी ले लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां होता है कि फाइन दे दो या इम्प्रिजनमेंट,
जहां और आ जाए उन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे रैश ड्राइविंग का केस है, लेकिन किसी की जान नहीं गई, कोई नुकसान नहीं हो, बस हल्का सा जो प्रॉपर्टी है, जो दोनों की गाड़ियां हैं, वो थोड़ी सी डैमेज हुई है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है या तो इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन दे दो, मतलब जितना जो कॉम्पनसेशन है, जितना गाड़ी को ठीक करने में खर्चा आएगा वो फाइन दे दो, छुट्टी। तो इन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसमें फाइन तो लगता ही है एंड कंपल्सरीली इम्प्रिजनमेंट भी होती है। किसी की डेथ ही हो गई, ठीक है, अब तुम ये तो नहीं बोल सकते यार हमसे पैसे ले लो, अब पैसे लेने से पर्सन की जान थोड़ी वापस आ सकती है। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, तो ये होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और एक और कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जब आप पेमेंट देने में, जब आप फाइन देने में डिफॉल्ट कर देते हो, तो कोर्ट आपको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर देती है, क्योंकि आपने फाइन देने में डिफॉल्ट करा होता है। इसी को डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। That's it for today। उम्मीद करती हूँ मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया होगा समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पनिशमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज है और पनिशमेंट का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।